हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 24 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप। सो व्हाट हैपन, यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन टाई, तो वो न्यू दिल्ली में आई और हम उनके जो काउंटर पार्ट है, मतलब इंडिया के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल से उन्होंने मुलाकात करी और बेसिकली बहुत सारे सेक्टर्स को उन्होंने जोड़ने की बात रखी है। अब जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, इंडिया और इट्स ग्रेप्स होते हैं, मैंगोज होता है, पॉमीग्रेनेट्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इंडिया से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा यूएस ने बोला। और इंडियन मार्केट के लिए हम चेरीज, पोक हो गया, अल्फाफा हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोग भी यूएस की तरफ से, यूएस जो है वो इंडियन मार्केट में एंटर करेगा। इसके साथ साथ और चीजों पे कैथरीन टाई और पीयूष गोयल ने बोला कि जैसे कि इंडिया और यूएस जो है, एग्रीकल्चर हो गया, नॉन एग्रीकल्चर गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, इसको लेकर हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करेंगे क्या करना है। इनके इश्यूज को हम म्यूचुअली एड्रेस करेंगे और ऐसे एड्रेस करेंगे कि सब लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। ये चीज ऑथर ने बताया। ओके, यही दिया गया। हाँ, एक चीज और बोला गया कि जीएसपी के बेनिफिट जो है उसको रिस्टोर करने की बात की जा रही है कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, मतलब कुछ चीजें इंडिया से जाएंगी और उन चीजों पे कम ड्यूटी लगती है एज कंपैरिजन टू अदर कंट्री। तो जो जीएसपी है उसको रेस्टोरेशन की बात चल रही है। तो यूएस ने अश्योर किया है कि हम लोग इन दी अपकमिंग फ्यूचर, इन दी अपकमिंग ईयर्स या अपकमिंग मंथ्स हम लोग जीएसपी को भी हम लोग रिस्टोर कर देंगे। मूविंग फर्दर, सो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि इन दी विंटर सेशन, इन दी अपकमिंग विंटर सेशन हम लोग नया क्रिप्टो बिल लेकर आने वाले हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होगा। एंड उस बिल का जो नाम है, इट्स अबाउट दी द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। अब ये है कि अभी उसको कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिला है, तो अभी जब कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिला तो ये भी, ये मतलब है कि कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिला तो मतलब अभी ये पब्लिक भी इतना ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ी हिंट दी है। गवर्नमेंट ने बताया कि इस बिल के अंदर यह दिया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी, जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उन सबको बैन कर दिया जाएगा। ये बिल जो है, ये उस बिल में जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारी की सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन कर दी जाएंगी इंडिया के अंदर रेगुलेट करने से। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज चलेंगी। और इस बिल के अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि आरबीआई खुद की अपनी रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी भी उतार सकती है। मूविंग फर्दर, सो दिस समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। विल मूव टू दी स्टेट पेज। सो व्हाट हैपेंड, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कल सुप्रीम कोर्ट में बोला, उन्होंने बताया जयललिता के डेथ के केसेस से रिलेटेड था, क्योंकि जयललिता की जब डेथ हुई थी ना, तो जयललिता एडमिट थी 75 डेज से ज्यादा, उसके बाद उनकी डेथ हुई। तो एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन था कि जयललिता की डेथ के पीछे उनके ही पार्टी मेंबर्स का हाथ है, शशिकला का हाथ है, बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया था। ठीक है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट, अभी डीएमके पार्टी जो है उनकी गवर्नमेंट चल रही है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है कि जयललिता के डेथ के केस में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और वही स्टेट गवर्नमेंट चाहती है ना, यही स्टेट गवर्नमेंट चाहती है। इट्स ओनली द स्टेट रिक्वेस्ट, ऑल व्हाट द गवर्नमेंट इज द प्रॉपर इंक्वायरी इन द जयललिता डेथ केस, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा होगा। ये चीज जो तमिलनाडु गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे दुष्यंत दवे, उन्होंने ये बोला है। मूविंग फर्दर, सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि भाई देखो, स्कूल्स खुल जाएंगे बट फ्रॉम द क्लास फर्स्ट टू द क्लास फोर्थ स्कूल्स बंद रहेंगे। लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो हैं, प्राइमरी टीचर्स जो हैं, जो क्लास वन से और क्लास फोर्थ के होते हैं, वो बहुत अपसेट है इस डिसीजन से। उनका यही कहना है कि अगर आप क्लास वन से लेके क्लास फोर्थ को ऑफलाइन क्लासेस अगर नहीं देते हो तो उनमें इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। जब इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी तो कंसिस्टेंसी बताना कि भाई स्कूल रोज आना है, होमवर्क डेली करना है, तो ये सारी चीजें क्लास वन से क्लास फोर्थ में ही सिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा ऑनलाइन क्लासेस में।
इसी के चलते आपको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेंगी फॉर क्लास 1 टू क्लास 4, जिससे कंसिस्टेंसी जो है इन दी प्राइमरी एजुकेशन वो बढ़ जाए, उनकी अच्छी हो जाए। नहीं तो इन दी अपकमिंग फ्यूचर्स उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। मूविंग फर्दर, सो जैसे यूपी का जब इलेक्शन आया था 2012 वाला, उस समय अखिलेश यादव ने मैनिफेस्टो में लिखा था अपने कि हम लोग क्लास 12th के बच्चों को और लैपटॉप देंगे और क्लास 10th के बच्चों को हम टैबलेट देंगे। वहीं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने अब ये बोल दिया है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने, बल्कि इलेक्शन का उनका तो नहीं है ऐसा फंडा, बट उन्होंने ये बोला है कि देखो अभी कोविड आया, कोविड के समय हमने ये देखा कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन आ गई, ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारी ऐसे बच्चे थे जिनके पास लैपटॉप ही नहीं था, है ना। तो इसके चलते हम लोग 11th क्लास और क्लास 12th के बच्चों को हम लोग टैबलेट प्रोवाइड करेंगे। तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया है कि क्लास 11th एंड क्लास 12th स्टूडेंट टू गेट टैबलेट सून, एंड दिस scheme or this program will cost the state of 560 crore rupees. Moving further, so again on the state page, what happened? NHRC, National Human Right Commission, उसने बोला है कि लॉ स्टूडेंट्स, एनएलयूज के लॉ स्टूडेंट्स को हम राइट देते हैं कि वो प्रिजनर्स की हेल्प करें उनकी अपील कराने में और उनकी बेल प्लीज में, जिससे लॉ स्टूडेंट्स को एक सेंस जागेगा फॉर द पब्लिक सर्विस को लेकर। ठीक है, तो अभी दिल्ली में अभी स्टार्ट हुआ है और ये स्टार्ट होगा अराउंड 8 प्रिजन्स है, 16 प्रिजन्स है, 16 प्रिजन्स में अब लॉ स्कूल्स के बच्चे जो हैं वहां के प्रिजनर्स को बेल प्ली और अपील्स में उनकी हेल्प करवाएंगे। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन दी स्टेट पेज व्हाट हैपेंड, सो आंध्र प्रदेश की कल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, एंड द रेजोल्यूशन इज अबाउट कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द जनरल सेंसस 2021। तो अगर सारे स्टेट्स मिलकर ये रेजोल्यूशन पास कर दें तो फिर पार्लियामेंट को वो रेजोल्यूशन मानना पड़ेगा, है ना। तो आंध्र प्रदेश ने रेजोल्यूशन पास तो कर दिया है कि भैया जो आप जनरल सेंसस करा रहे हो ना फॉर द ईयर 2021, तो उसके साथ ही आप कास्ट वाइज सेंसस भी आप करा दो। कास्ट वाइज अगर सेंसस आप कराएंगे ना तो फिर हम आगे चलकर जो रिजर्वेशन देते हैं, और अभी जो रिसेंटली वानियार क्षत्रियास का जो रिजर्वेशन हटाया गया, तो वो क्यों हटाया गया? द लैक ऑफ डेटा। तो जब तक डेटा नहीं होगा हमारे पास तो हम रिजर्वेशन कैसे देंगे? तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेटा हम रिजर्वेशन नहीं दे पा रहे, इसके चलते कास्ट वाइज सेंसस कराने की जरूरत है और कास्ट वाइज सेंसस होना चाहिए। ये चीज ऑथर ने बताया। मूविंग फर्दर, सो नाउ वी मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो ये वाला एडिटोरियल जो है ना, ब्रेकिंग द आइस, तो ये बेसिकली बता रहा है इंडिया और यूएस की ट्रेड पॉलिसी को लेकर। ये सब जो कुछ बातें हैं ना, जो अपन फर्स्ट पेज में जो डिस्कस किया था उसी को लेकर है कि जीएसपी का रिस्टोरेशन होना चाहिए। और ये अच्छी बात हुई कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड है वो फिर से, जो विशियस साइकिल चल रही थी इकोनॉमिक टाइज के, कहीं इकोनॉमिक टाइज खराब ना हो जाए, तो वो इकोनॉमिक टाइज फिर से अब इंडिया और यूएस के अच्छे पाथ पर है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी हुआ था, क्योंकि अभी इंडिया ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा था, और जिसके जिसके चलते शायद इंडिया के ऊपर यूएस गवर्नमेंट काटसा लगा सकती थी। काटसा मतलब काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसके 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 चलते इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगते हैं और इंडिया और यूएस के इकोनॉमिक टाइज हो जाते हैं ना, बहुत खराब हो जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा यूएस का कुछ इंटेंशन नहीं है कि इंडिया के ऊपर वो काटसा लगाए, ऐसा कुछ इंटेंशन दिख नहीं रहा। तो वही चीज बताई गई कि अच्छा है, जो आइस था, जो स्पेकुलेशंस थे कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस खराब हो सकते हैं, वो आइस टूट चुकी है और इंडिया और यूएस रिलेशन जो है वो इकोनॉमिक रिलेशंस, इकोनॉमिक टाइज और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गए। यही समझाएगा। तो रीड इट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसको, तो थोड़ा सा और इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो जस्ट रीड इट, सिंपल वन है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट इज अबाउट द रोड टू अ हिमालयन ब्लंडर, एंड दिस एडिटोरियल इज अबाउट दी चार धाम को लेकर है। सो हुआ क्या, जब हम बात करते हैं
जब हम बात करते हैं आपके 2014 की, तो 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी, बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तो जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें, समथिंग रिलेटेड टू दी रिलीजियस को भी स्ट्रेंथन करने की बात करी। और 2016 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि चार धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन सबको रोड कनेक्टिविटी जोड़ी जाए, जिससे जो टूरिस्ट हैं उनको इजी हो जाने में। तो भाई कंस्ट्रक्शन बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद रिसेंटली जब हम बात करते हैं 2020 में, तो गलवान क्लैश हो गया, इंडिया और चाइना के बॉर्डर क्लैश हुए, बॉर्डर इश्यूज हुए। तो फिर गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना जो हम चार धाम को कनेक्ट कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए, उसको और अच्छी रोड बनाई जाए और स्ट्रांग रोड बनाई जाए, जिसके चलते हम लोग उसको डिफेंस पर्पस के लिए भी यूज कर सकें, बॉर्डर इशू के लिए भी हम यूज कर सकें, हम अपना प्लेन भी लैंड करा सके वहां पर, है ना, हम हैवी व्हीकल्स लेके जा सके। तो इसको लेकर बहुत बड़ा इशू, एक एनवायरमेंट इशू खड़ा हो गया। और वो एनवायरमेंट इशू ये है कि उत्तराखंड की हम जब बात करते हैं तो उत्तराखंड इज ऑन दी हाई टेराइन एरिया। और बेसिकली पिथौरागढ़ जो है ना, पिथौरागढ़ से हम लोग बेसिकली हम लोग देखें तो पिथौरागढ़ में बहुत ज्यादा हिली एरियाज है और लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन जब आप करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हो, तो आपको ट्रीज को काटना पड़ता है, और ट्रीज को अगर आप काटते हो तो सॉइल लूज हो जाती है, जिसके चलते लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये इशू गया, एनवायरमेंटलिस्ट गए भाई इशू को लेकर के, भाई आप ऐसा अगर रोड्स बनाओगे, चार धाम को कनेक्ट करोगे, तो वो तो ठीक है, टूरिस्ट के लिए तो अच्छा है, लेकिन वहां के लोगों के लिए तो अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि हम लोग, गवर्नमेंट जो है वो दोनों को साथ में लेके चले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे, कि डिफेंस भी अच्छा हो जाए, टूरिज्म के लिए भी अच्छा रहे और एनवायरमेंट पे भी कम इंपैक्ट पड़े। लेकिन वहीं गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हम एनवायरमेंट के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो फिर दिक्कत में डिफेंस आ जाएगा और नेशनल सिक्योरिटी को हमें सुप्रीमेसी देनी पड़ेगी, है ना। यही चीज है, यही केस चला आ रहा है। अब ऑथर ने फाइनली इस केस में यही बोला कि देखा जाए तो गवर्नमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू, अच्छा इसमें गवर्नमेंट का भी देखो, इंडियन इंडियन इंटरेस्ट भी है इसमें, इंडिया के डिफेंस का इंटरेस्ट भी है, क्योंकि अभी जितनी भी डिफेंस की चीजें हैं वो मेरठ के पास रहती हैं, मेरठ के पास खड़ी रहती हैं। बॉर्डर पे जाने के लिए उनको टाइम लगता है ना। अगर मान के चलो वॉर सिचुएशन आ गई, तो भाई 2 दिन तो लग जाएंगे मटेरियल जाने में, ट्रांसपोर्टेशन कराने में। तो अगर ये उत्तराखंड के पास हो, या जम्मू एंड कश्मीर में हो, लद्दाख में हो, तो ये चीजें अच्छी हो जाएंगी, हमारे डिफेंस के लिए भी स्ट्रेंथन होगा। तो ऑथर ने तो फेवर में बोला है कि भाई चार धाम के रोड जो आप कनेक्टिविटी बता रहे हो, उसको ऐसे स्ट्रेंथन कर दो, इतनी स्ट्रांग रोड्स बनाओ कि हमारा डिफेंस सिस्टम भी जा सके वहां पर, और इजी हो कि भाई हमें काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए हमें वेट ना करना पड़े कि हमारे अब डिफेंस सप्लाईज आ रहे हैं, जब तक पता नहीं कितनी कैजुअलिटीज हो जाएंगी, चाइना कितने आगे आ जाएगा। तो ऑथर का यही कहना है, ऑथर फेवर में है कि भाई हिमालयन ब्लंडर्स तो है, लेकिन हमें देखा जाए तो हिमालय को भी बचाना है, और उसके साथ साथ हमें अपने नेशनल सिक्योरिटी को भी बचाना है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, सॉरी गाइस, टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दैट इज अबाउट वांटेड एंड इंडियन चार्ल्स वर्थ। अब हुआ क्या, रिसेंटली बिमल पटेल, नॉट बिमल जलान, बिमल जलान तो बेसिकली फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, बिमल पटेल को अभी कल इंटरनेशनल लॉ कमीशन का मेंबर डिक्लेयर किया गया। अब ये इंटरनेशनल लॉ कमीशन है क्या, तो पहले वो समझना पड़ेगा, है ना। जब हम इंटरनेशनल लॉ कमीशन की हम बात करते हैं, जब इंटरनेशनल लॉ कमीशन की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन इट्स अ बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। जैसे कि इंडिया में लॉ कमीशन है, नेशनल लॉ कमीशन है, तो नेशनल लॉ कमीशन जो है, वो नेशनल लॉ कमीशन क्या करता है, रिकमेंड करता है कि भाई ऐसा लॉ बनना चाहिए, लॉ में ऐसे चेंजेस आने चाहिए।
तो वैसे ही इंटरनेशनल लॉ कमीशन जो है, वो इंटरनेशनल लॉ कमीशन रिकमेंड करता है और बताता है कि इंटरनेशनल लॉ ऐसा बनना चाहिए। लेकिन अभी रिसे और इट्स अ 34 मेंबर बॉडी। कितने मेंबर्स बॉडी है? 34 मेंबर्स बॉडी होती है, और जिसमें हर कंट्री का 34 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। और देखा जाए तो उन 34 मेंबर्स में उन लोगों को भेजा जाता है जो इंटरनेशनल लॉ में बहुत ज्यादा अच्छे हों, अपनी बात रख सके, है ना, अपने कंट्री का अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सके कि भाई वो लॉ जो बनाया गया, जो या लॉ जो बन रहा है, क्या वो आपके कंट्री के लिए अच्छा है या नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की हम बात जब करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जब भी नॉमिनेट किया, चाहे आईसीजे में नॉमिनेट किया हो, चाहे आईएलसी में नॉमिनेट किया हो, इंटरनेशनल लॉ कमीशन में नॉमिनेट किया हो, तो वो किसी ब्यूरोक्रेट को भेज देते हैं। अब जब वो ब्यूरोक्रेट को भेज देते हैं, तो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का बहुत बड़ा इशू अराइज हो जाता है कि भाई आप ब्यूरोक्रेट्स इंटरनेशनल लॉ में कोई इंटरनेशनल लॉ के तो वो प्रोफेसर्स तो नहीं होते, वो अपनी बात नहीं रख पाते। इंडिया अपनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं दिखा पाता इंटरनेशनल पोडियम पर इंटरनेशनल लॉ को लेकर। तो ऑथर का यही कहना है, ऑथर ने पूरे एडिटोरियल में यही समझाने की कोशिश करी है कि आप उन पर्सन को भेजें इंटरनेशनल कम्युनिटी में, आईएलसी में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां पर बेसिकली इंडियन का अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो, इंटरनेशनल लॉ में उसका स्ट्रांग होल्ड हो, है ना। आप ऐसे मत भेजिए, नहीं तो गवर्नमेंट के ऊपर फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के आपके ऊपर एलिगेशन लगते रहेंगे, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स को भेज रहे हो जिनको इंटरनेशनल लॉ के बारे में पता ही नहीं, है ना। तो ऑथर का यही कहना है कि जब भी नॉमिनेशन हो, तो नॉमिनेशन में आप ट्रांसपेरेंसी लेके आइए कि भाई आप किस बेसिस पे नॉमिनेट कर रहे हो उस पर्सन को एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। ओके, मूविंग फर्दर। So on the national news again, so DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है कि हम लोग रशिया के साथ AK-203 डील डील को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और AK-203 जो है, AK-203 इज असॉल्ट राइफल, है ना, एंड उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यूपी में होगी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बन चुके हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को हटा के अब उनकी जगह बेसिकली एक तरीके से एट उनकी जगह एट सब्सिडरीज आ गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह एट सब्सिडरीज आ चुकी हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरीज आ चुकी हैं। उसमें से यूपी में सेटअप हो रही है, कोरबा अमेठी डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पर AK-203 असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है ये रशिया ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर देगा इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट यूपी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर ये बनाएगी। मूविंग फर्दर, सो कल अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने बोला कि जब उनको वीर चक्र सम्मानित किया जा, जब भी देखो कभी भी जब भी कोई भारत रत्न की बात आती है, पद्मश्री की बात आती है, पद्म भूषण की बात आती है, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, तो जब भी अवार्ड दिए जाते हैं तो उनकी बताया जाता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको अवार्ड मिल रहा है ना। तो जब अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र दिया गया था, तो उस समय अनाउंस किया गया था कि उन्होंने पाकिस्तान के F-16 फाइटर्स को गिराया था। उसके बाद वो पाकिस्तान में खुद चले गए और उन्होंने अपनी कोई भी चीज रिवील नहीं करी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई अभिनंदन वर्धमान ने कोई भी F-16 फाइटर जेट को नहीं गिराया। ये तो इंडिया के पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, अपने आप को स्ट्रेंथन दिखाने के लिए कि हम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हेलो। इसलिए इसलिए हम लोग इन चीजों पे, इसलिए कि जनता, मतलब कि जो पब्लिक है, इंडिया की पब्लिक है, वो वो बेसिकली उनमें नेशनलिज्म की वो जागे, भावना जागे, इसीलिए उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बल्कि उन्होंने ऐसा कुछ भी इमेजिनरी फीट से उन्होंने कोई अचीव नहीं किया था। मूविंग फॉरदर, सो 2020 में इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हुआ था, और उसमें जो गलवान हीरो थे, मतलब जो कर्नल थे, कमांडिंग ऑफिसर वहां के, संतोष बाबू को अवार्ड दिया गया। अब तो वो लेट हो गए, तो लेट संतोष बाबू को, उनकी फैमिली मेंबर्स, उनकी वाइफ और उनकी मदर को
परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ओके, तो परमवीर चक्र इज सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। तो नितिन गडकरी ने बोला है कि अगर हम व्हीकल स्क्रैपिंग को लेकर और ज्यादा कंसेंसस देते हैं तो सेल जो है वो 12 to 13% बढ़ जाएंगी। ओके, ये गडकरी ने बोला है। तो हम होगा कि अब देखो होता क्या है कि जो व्हीकल्स हैं, अगर व्हीकल्स 10 साल पुरानी हो जाए तो पोल्यूशन ज्यादा छोड़ती हैं वो। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि भाई पोल्यूशन को रोकने के लिए और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉलिसी लेके आएंगे व्हीकल स्क्रैपिंग को लेकर, कि अगर किसी का व्हीकल है तो वो 10 साल पुरानी है तो भाई उसकी पुरानी पुरानी हो गई व्हीकल, तो भाई आप उसको स्क्रैप कर दो और हम उस पर आपको कंसेशन देंगे 10%, 20%, जो भी कंसेशन है वो कंसेशन आपको मिल जाएगा। वो आप जब नई कार खरीदोगे तो वो चीज जुड़ जाएगी, मतलब आप पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी कि आपने जो व्हीकल है वो आपने स्क्रैप करके रख दी। तो वही चीज गडकरी ने बताया कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसीज में हम लोग और ज्यादा कंसेशन जोड़ देंगे, जिसके चलते सेल जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में 12 to 13% बढ़ सकती हैं। मूविंग फर्दर ऑन द अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो इसमें ये दिस समथिंग ऑफ पॉलिटिकल, ये पूरा पॉलिटिकल से रिलेटेड है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मूविंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो एक इंसिडेंट हुआ था नीट के एग्जामिनेशन में। तो एक बच्चा था जो कि डिसेबल्ड था, और जब भी कोई डिसेबल्ड बच्चा होता है ना, तो फॉर दी इक्विटी हम उसको कंपनसेटरी टाइम प्रोवाइड करते हैं या स्क्राइब प्रोवाइड करते हैं जो उसका एग्जाम लिख सके। तो नीट का एक एस्पिरेंट था, वो एग्जामिनेशन दे रहा था और ही सफरिंग फ्रॉम ही इज डिसेबल्ड, एंड उसको कोई कंपनसेटरी टाइम नहीं दिया गया और उसका पेपर छीन दिया गया बाय द इन्विजिलेटर। सुप्रीम कोर्ट में इशू किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबल्ड नीट एस्पिरेंट्स के फेवर में जजमेंट सुनाया और ये बोला कि जो इन्विजिलेटर है उसने गलत किया और कंपल्सरी टाइम देना चाहिए था नीट एग्जामिनेशन में, नहीं तो ये आर्टिकल 14 का ब्रीच है। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई थी। अब पिटीशन क्या थी कि देखो एक प्लॉट 1 है, मतलब एक एरिया है वहां पर, तो उस एरिया में होना क्या था, तो पहले गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इस एरिया में हम लोग पार्क बनाएंगे और पार्क के साथ साथ हम लोग यहां पर पार्क के साथ साथ हम लोग यहाँ बस टर्मिनल बनाएंगे। लेकिन फिर बाद में प्लान चेंज कर दिया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में। उन्होंने बोला कि भाई अब ऐसा करते हैं, जहां पर बस टर्मिनल और पार्क बन रहा था ना, उसकी जगह हम लोग हाउसेस बनाएंगे फॉर द डिग्निटरीज के लिए, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के लिए। कुछ लोगों ने पिटीशन डाल दी कि भैया आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में पॉलिसी चेंज क्यों करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई पागल आगल हो गए क्या, जो चीज है वो लेके आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अरे पॉलिसी मैटर है, जैसे आपको घर बनवाना है, आपने पहले देखा कि भाई वॉशरूम ऐसा है कि वॉशरूम घर के बाहर होना चाहिए, नहीं फिर आपको मन किया कि नहीं भाई वॉशरूम घर के बाहर, सुबह सुबह ठंड होगी तो कैसे जाएंगे, तो ठंड लगेगी, तो आपने अंदर बनवा लिया। तो पहले आपने बाहर बनवाया था वॉशरूम, अब आप अंदर बनवा रहे हो। तो वैसे ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ने किया कि जहां पर पहले बस टर्मिनल बनना था, अब वहां पर आप हाउस बनवा रहे हो। तो दिक्कत क्या है, इट्स अ चेंज ऑफ पॉलिसी, इसमें कुछ करप्शन का केस थोड़ी ना है ये, इट्स अ पॉलिसी कॉल, ये खुद ऑथर ने बोला। मूविंग फर्दर, सो इंडियन रेलवे एक स्कीम लॉन्च कर सकती है दैट इज अबाउट दी भारत गौरव। एंड भारत गौरव स्कीम, जो अब इंडिया में बात करें तो इंडिया में दो तरीके की ट्रेन होती हैं, एक है पैसेंजर ट्रेन, एक है गुड्स ट्रेन, ठीक है ना, मालगाड़ी को बोलते हैं, और पैसेंजर ट्रेन जिसमें आप ट्रेवल करते हो, दो तरीके की ट्रेन होती हैं। अब एक और तरीके की ट्रेन आएगी स्कीम के थ्रू, जिसमें ट्रेन का कोई रूट नहीं होगा, प्री टाइम टेबल नहीं होगा, जैसे कि अभी पैसेंजर ट्रेन का प्री टाइम टेबल होता है। जैसे कि शताब्दी है तो चलेगी यहाँ से दिल्ली से चलेगी, दिल्ली के बाद फिर आगरा आएगी, आगरा के बाद झांसी आएगी, झांसी के बाद भोपाल आएगी। ये शताब्दी का रूट है और रोज चलती है ऐसी, सुबह इतने टाइम पे। गुड्स ट्रेन का भी रूट होता है, टाइम टेबल होता है, बट भारत स्कीम के थ्रू होगा क्या, ये बेसिकली रिलीजियस ट्रेन होंगी। रिलीजियस मतलब टूरिस्ट के लिए ट्रेन होंगी। अब जैसे कि मान के चलो किसी को रामायण टूरिज्म पे जाना है, मतलब जहां जहां राम गए, अयोध्या, चित्रकूट, तो वो ट्रेन ऐसी रूट लेगी। अब किसी को जाना है चार धाम, तो वो ट्रेन कैसे जाएगी, अब चार धामों पे जाएगी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अब किसी को इंडिया के चार धाम कवर करने हैं, तो वो पुरी जाएगी, फिर उसके बाद आपका रामेश्वरम जाएगी, फिर उसके बाद आपका बद्रीनाथ जाएगी, उसके बाद फिर आपका जो गुजरात में है वहां जाएगी। अब कोई गुजरात का है तो पहले वो गुजरात में विजिट करेगा, फिर वो नीचे साउथ में आएगा, नॉर्थ में जाएगा। तो कोई प्री टाइम टेबल नहीं होगा, ये पूरा टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि टूरिस्ट को कैसे ट्रेन ले जानी है अपनी सहूलियत के बेस पर। तो ये स्कीम आने चाहिए।
आने वाली है, इंडियन रेलवे ने ऐसा बोला है ना। इंडियन रेलवे मिनिस्टर ने खुद बोला, सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर ने खुद बोल दिया, अश्विनी वैष्णव ने, क्या आने वाली है स्कीम। और ये 3 तरह की ट्रेनें हो जाएंगी, गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन एंड भारत स्कीम की तरह टूरिस्ट ट्रेन आएंगी अब। Moving further, so from the world news, so before the meeting, अच्छा sorry, after the meeting of Xi Jinping and Joe Biden, उसके बाद जैसे ही सबमिट हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई इन दोनों ही प्रेसिडेंट्स के बीच में, दोनों ही अपनी कंट्रीज के प्रेसिडेंट के बीच में, उसके बाद यूएस ने जो वॉरशिप भेजी थी ताइवान में, वो वापस बुला ली। अब वो ताइवान स्ट्रेट पे नहीं है, ताइवान के वाटर बॉडी में नहीं है अब, पहले थी। जिससे यूएस अपना दिखा रहा था कि देखो अगर तुम ताइवान पे अटैक करोगे, चाइना को बोला था ताइवान पे अटैक करोगे तो हमारे लिए वॉरशिप खड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, जो बाइडेन ने वॉरशिप को वापस बुला लिया। सो यूएन ने अभी तक $600 मिलियन रेस कर लिया है, फंड रेस कर लिया है फॉर दी अफगानिस्तान की हेल्प के लिए। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद बताया, यूनाइटेड नेशन ने खुद बताया कि इट दिस फंड विल हेल्प अराउंड 11 मिलियन अफगान पीपल, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, तो $600 मिलियन की फंड रेज हो चुका है। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, some exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।